नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच्छ पर। तो ये सेकंड क्लास होने वाली है बाल विकास की। बाल विकास की प्रथम जो क्लास थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास होने वाली है बेसिकली रीट के लिए। ठीक, यदि आप रीट में बाल मनोविज्ञान और शिक्षण को कर लेते हैं तो लगभग 90 नंबर का पेपर आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी दिशा में। आज का पहला प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो यदि एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई उसे बुला रहा है तो वह जो बच्चा है या छात्र है वह किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। तो देखिए, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव जो होते हैं वो संवेदना कहते हैं हम उसे। ठीक, यदि कोई बालक पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वो हाँ या ना में जवाब देगा कि हाँ मेरा नाम लेके बुला रहा है तो मैं हाँ में जवाब दूंगा, या आप कह सकते हैं वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संवेदना। चलिए अगला प्रश्न है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो देखिए, प्याजे ने बालक के जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। पहली थी संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 साल। प्राक संक्रियात्मक अवस्था प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजना के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। तो देखिए, चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। देखिए, इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार, किनके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला प्रश्न है हमारा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था जो होती है वो किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो गिरोह अवस्था जो होती है वो 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। गिरोह अवस्था किससे संबंधित होता है, समाजीकरण से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है।
तो देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय जो अवस्था है वो मूर्त संक्रिय अवस्था है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रिय अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रिय अवस्था। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए जो विषय वस्तु का जो स्वरूप होता है वो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में शामिल नहीं होता है। और शामिल कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो अधिगम में इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, वैयक्तिकता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो देखिए सामाजिक मूल्य कुछ इस प्रकार से होते हैं, मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा या सामाजिक उत्तरदायित्व। ये सभी के सभी क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, सहायतापरक व्यवहार। निम्न में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायतापरक व्यवहार। अगला प्रश्न है हमारे पास, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो देखिए स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी दो प्रमुख प्रविधियां हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वतः शोध। अगला प्रश्न है हमारे पास, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन गेट्स व अन्य ने कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गेट्स व अन्य। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे। तो मुख्य नियम कौन कौन से थे? तो मुख्य नियमों में आता है पहला अभ्यास का नियम, दूसरा आता है प्रभाव का नियम, तीसरा आता है तत्परता का नियम। और गौण नियम कौन कौन से थे? तो पहला आता है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा आता है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आता है सादृश्यता का नियम, पांचवा आता है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो इसमें पूछा गया था कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, क्योंकि ये गौण नियम है और इसमें पूछा गया था कि प्राथमिक नियम कौन कौन से नहीं हैं। और ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों के तीनों प्राथमिक नियम हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला प्रश्न है हमारे पास, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है।
तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा जो नाम होता है वो होता है नैमित्तिक अनुबंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नैमित्तिक अनुबंधन। इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं जैसे कि यांत्रिक या फिर साधनात्मक अनुबंधन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए योकम और सिम्पसन के अनुसार सीखने की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे अधिगम अभिवृद्धि है, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभवों का संगठन है और अधिगम क्रियाशील है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये विशेषता अधिगम की नहीं होती है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।